आज हम 2017 की हैकिंग थीम पर आधारित मिस्टर रोबोट नाम की वेब सीरीज की सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज में हैकिंग को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है और अगर आपको हैकिंग पसंद है तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपने सीजन 1 मिस कर दिया है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है टायरल से, जो एफ सोसाइटी के हेडक्वार्टर में एलियट और वो डार्क आर्मी के साथ मिलकर ई कॉर्प के सर्वर CS30 पर society.python फाइल को एग्जीक्यूट करता है और हम देखते हैं वो फाइल ई कॉर्प की सारी फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। अब प्रेजेंट में हम एलियट को देखते हैं, जहां अब वो अपनी मां के साथ रह रहा है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। वो रोज सुबह उठता है और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए सुबह 8 बजे अपने दोस्त लियोन के साथ ब्रेकफास्ट करता है, जहां पर वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ लियोन ही बात करते रहता है। फिर वो अपने घर जाकर अपने घर के काम करता है। फिर दोपहर 2 बजे लियोन के साथ बास्केटबॉल गेम देखता है। फिर से वो घर जाकर साफ सफाई करता है और बाद में फिर से लियोन के साथ डिनर करता है। एलियट हफ्ते में 2 बार एक चर्च ग्रुप में जाता है ताकि वो लोगों के साथ सोशलाइज हो सके। फिर घर आकर रात को एक डायरी में पूरे दिन क्या क्या किया वह सब नोट करता है, मानो वो एक प्रोग्राम की तरह एक लूप में जी रहा हो जो हमेशा एक पैटर्न पर काम कर रहा है। फिर एक दिन अचानक मिस्टर रोबोट फिर से एलियट के दिमाग में आता है और वो एलियट को फिर से उसी जिंदगी में वापस जाने को जोर देता है जहां से वो लोग आए थे। एलियट मिस्टर रोबोट से पूछता है कि टायरल कहां है, पर मिस्टर रोबोट उसे बताने से इनकार कर देता है। अब इसके बाद हम एक लड़की को जॉगिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम सुजैन है और वो ई कॉर्प में एक जनरल काउंसिल है। सुजैन एक ऐसे घर में रहती है जो एक स्मार्ट होम है, मतलब जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज और ऑटोमेटेड है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है, घर की लाइट्स, टीवी, साउंड सिस्टम, टेलीफोन सब अपने आप मैल फंक्शन करने लगते हैं। वो ये सब ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन ठीक नहीं कर पाती। उसके घर का टेम्परेचर कभी तो बहुत हाई हो जाता है और कभी बहुत लो। इसलिए वो परेशान होकर उस कंपनी में कॉल करती है जहां से उसने ये स्मार्ट होम खरीदा था। फिर कंपनी वाले उसे कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाइए, तब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। उसके जाने के बाद डार्लिन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचती है। दरअसल डार्लिन ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर सुजैन के घर के सिस्टम को हैक किया था और अब उन लोगों ने सुजैन के घर को अपना नया अड्डा बना लिया। फिर हम एलियट और गिडियन को देखते हैं, जहां गिडियन एलियट को उसका साथ देने के लिए कहता है क्योंकि FBI वाले अब उसके पीछे पड़ा है। इसीलिए गिडियन एलियट को बोलता है कि तुम उन्हें सब कुछ सच बता दो, नहीं तो मैं उन्हें सब बता दूंगा। पर एलियट उसकी बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डार्लिन को देखते हैं जिसने अपनी एक अच्छी खासी टीम बना ली है। वह लोग ई कॉर्प के बैंकिंग सिस्टम को हैक करने का प्लान बनाते हैं। दरअसल ई कॉर्प के डेटा सेंटर को हैक करने के बाद भी ई कॉर्प अभी भी चल रहा था, क्योंकि ई कॉर्प के पास अभी भी ऑफलाइन डेटा मौजूद था जिससे वो अभी भी काम कर रहे थे। इसलिए डार्लिन ने ई कॉर्प के बैंकिंग सिस्टम को हैक करने का प्लान बनाया जिससे वो उनको पूरी तरह से खत्म कर सके। अब डार्लिन सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, जिसे ASAT भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके क्रिप्टो वॉल रिकर्सिवली अटैक फाइल बनाती है, जो एक तरह का रैनसमवेयर अटैक है जिसमें विक्टिम के स्क्रीन पर डिमांड किया गया पैसा और टाइम शो होता है। अगर विक्टिम पैसे टाइम पर नहीं देता तो उसकी सारी एनक्रिप्टेड फाइल को उसके पूरे सिस्टम के साथ क्रैश कर दिया जाएगा। फिर डार्लिन वो फाइल मोबली नाम के उनके ही ग्रुप के एक बंदे को देती है और वो उस रैनसमवेयर को ई कॉर्प के सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है, जिसे ई कॉर्प के सारे कंप्यूटर में रैनसमवेयर का मैसेज शो होता है। फिर हम ई कॉर्प के नए CEO स्कॉट, सुजैन और फिलिप्स को देखते हैं। तीनों रैनसमवेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी सुजैन कहती है उसे एक मेल आया है जिसमें $5.9 मिलियन एक पार्क में डिलीवर करने को कहा गया है, लेकिन स्कॉट ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है हमारे इंजीनियर फाइल को डिक्रिप्ट करने पर काम कर रहे हैं, इसमें लगभग 5 दिनों का समय लग सकता है। सुजैन कहती है 5 दिनों तक अगर बैंकिंग सिस्टम डाउन रहा तो बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। यह सुनकर स्कॉट मान जाता है। अब हम देखते हैं स्कॉट पैसे लेकर एक पार्क पहुंचता है क्योंकि मेल में उन्होंने ई कॉर्प के CEO यानी स्कॉट को पैसे लाने को कहा था। वहां पर स्कॉट को एक कुरियर वाला एक पैकेट देता है जिसमें एफ सोसाइटी का वही मास्क होता है। स्कॉट मास्क पहनकर बीच रास्ते में बैग में से सारे पैसे निकाल देता है और उन्हें सबके सामने आग लगा देता है। पल भर में $5.9 मिलियन जलकर राख हो गए।
स्कॉट की यह हरकत देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और जलते हुए नोटों के साथ उसकी फोटो लेने लगते हैं। और उसी भीड़ के बीच मौजूद डार्लिन ये सब देख रही थी। अब सवाल यह उठता है, स्कॉट ने आखिर पैसों को क्यों जलाया? दरअसल स्कॉट पैसों को इसलिए जलाता है क्योंकि कुरियर वाले ने जो मास्क दिया था उस मास्क में लिखा था वेयर मी एंड देन बर्न द मनी, मतलब मास्क को पहनकर पैसों को आग लगा दो। खैर, अब हम एलियट को देखते हैं जो बास्केटबॉल मैच देख रहा था। तभी उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम रे है। रे को एलियट के बारे में सब कुछ पता है कि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, उसे एलियट से कुछ कंप्यूटर का काम कराना होता है, लेकिन एलियट उसे मना कर देता है। इसके बाद हम एंजेला को देखते हैं जो अब ई कॉर्प में पीआर मैनेजर है। उसने ई कॉर्प इसलिए ज्वाइन किया ताकि वह अपनी मां की मौत का बदला ले सके। फिर हम गिडियन को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ है, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे गोली मार देता है, क्योंकि जो कुछ भी ई कॉर्प के साथ हुआ उसमें गिडियन का भी कसूर था। फिर अगले दिन मोबली रोमेरो के पास जाता है जो कि एफ सोसाइटी का ही एक मेंबर है। वहां पर जाकर वह देखता है कि रोमेरो को भी किसी ने गोली मार दी है। अब डार्लिन को लगता है कि यह कोई ड्रग डील का मामला है, लेकिन मोबली को पूरी तरह यकीन था कि यह डार्क आर्मी का काम है। लेकिन वो लोग अभी भी श्योर नहीं थे और उन्हें अब ऐसा लगने लगता है कि अगला नंबर उन्हीं का है। इसके बाद हम रोमेरो के घर पर एफबीआई एजेंट डोमिनिक को देखते हैं जो रोमेरो की मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहां पर उसे फेडरल एजेंटों की एक लिस्ट मिलती है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुरागों का पीछा करते हुए डोमिनिक एफ सोसाइटी की हेड क्वार्टर तक पहुंच जाती है और वहां पर छानबीन शुरू कर देती है। फिर हम रे को एक बंदे के साथ देखते हैं जिसका नाम आरटी है। आरटी वो बंदा है जो रे की वेबसाइट को संभालता है, पर कुछ सिक्योरिटी इश्यू आने के कारण उसकी वेबसाइट को फिक्स नहीं कर पा रहा था। वो कहता है हैकर्स बिटकॉइन वॉलेट को बार बार खाली कर रहे हैं और सर्वर को भी क्रैश कर दे रहे हैं। आरटी को उन हैकर्स को रोकना नहीं आता, उसे बस बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी पता है। इसलिए वो रे को कहता है कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो साइट को सिक्योर लोकेशन पे माइग्रेट कर सके और हॉट और कोल्ड वॉलेट का एक सिस्टम सेटअप कर सके। इसीलिए रे एलियट से मदद मांग रहा था। खैर, अब एलियट को घर पर एक फोन आता है। फोन की दूसरी ओर टायरल था जो उससे बात करना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर रोबोट आ जाते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एलियट अब मिस्टर रोबोट से परेशान हो चुका था और अब वो उससे किसी भी हाल में छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए मिस्टर रोबोट एलियट से एक चेस गेम खेलने के लिए कहता है। अगर वो जीता तो एलियट के पूरे दिमाग पर उसका कंट्रोल होगा और अगर वो हारा तो एलियट के दिमाग का कंट्रोल छोड़ देगा और पूरा कंट्रोल एलियट को दे देगा। एलियट भी इस बात से राजी हो जाता है और वो दोनों चेस खेलना शुरू करते हैं, पर हर गेम ड्रॉ होता रहता है। वो दोनों कितना भी गेम खेल ले, लेकिन सारे गेम ड्रॉ हो रहे होते हैं, क्योंकि जो एलीट मूव चलता है वो मिस्टर रोबोट को पता होता है और मिस्टर रोबोट जो मूव चलता है वो एलियट को पता होता है, क्योंकि खेल एक ही प्लेयर खेल रहा था और ये गेम कोई नहीं जीतने वाला। ये बात मिस्टर रोबोट को भी अच्छी तरह से पता था। दूसरी तरफ एफबीआई एफ सोसाइटी की हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तब उन्हें वहां पर बुलेट की एक केसिंग मिलती है। अब इधर डार्लिन का बॉयफ्रेंड सिस्को उसे एक राज की बात बताता है कि डार्क आर्मी ने रोमेरो को नहीं मारा, बल्कि रोमेरो एक इलीगल सर्वेलेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जो एफबीआई द्वारा चलाया जा रहा था। अब यह सब सुनने के बाद डार्लिन एलियट को कॉल करती है और उसे बताती है कि एफबीआई उनके पीछे लग चुके हैं और उससे मदद मांगती है। फिर एलियट रे के पास जाता है और उसकी साइड माइग्रेशन के लिए तैयार हो जाता है और रे अपने कंप्यूटर का एक्सेस उसे देता है। तब एलियट को पता चलता है कि एफबीआई उनके एफ सोसाइटी के ठिकाने को ढूंढ लिया है। इसलिए अब एलियट रे की कंप्यूटर से एफबीआई के सिस्टम को हैक करने के लिए एक पेलोड तैयार करता है। दूसरी तरफ डार्लिन एंजेला के पास जाती है और उससे कहती है कि एफबीआई एलियट के पीछे है और वो उसे जल्दी पकड़ लेंगे। डार्लिन एंजेला को यह भी बताती है कि ऑल सेफ में वो सीडी तुमने डाली थी, इसलिए एफबीआई तुम्हारे पीछे भी पड़ सकती है। अगर हमें एफबीआई से बचना है तो हमें उन्हें हैक करना होगा, जिससे पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। अब दूसरी ओर एलियट माइग्रेशन के लिए रे के पुराने सिस्टम एडमिन आरटी से मिलता है, जो उसे डेटाबेस डिक्रिप्ट करके देता है। एलियट आरटी का काम देखकर उसे शक होने लगता है कि अगर आरटी को सब कुछ पता है तो रे आखिर आरटी से ये सारा काम क्यों नहीं करवाता। इसलिए एलियट एक नोटपैड के जरिए आरटी से बात करता है, क्योंकि उसके बगल में रे का बंदा बैठा हुआ था। वो आरटी से पूछता है कि ये काम तुम क्यों नहीं कर रहे। आरटी जवाब देता है ये एक टॉर वेबसाइट है और इसे रे चला रहा है। तब एलियट बोलता है तो उससे क्या हुआ।
फिर आरटी उसे रे की वेबसाइट का एक्सेस देता है, जिससे एलियट को समझ में आ जाता है कि रे उस वेबसाइट के जरिए ड्रग्स, हथियार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे काम कर रहे हैं। इसलिए आरटी रे की हेल्प नहीं कर रहा है और इसीलिए रे उसकी माइग्रेशन के लिए एलियट को चुना है। अब एलियट ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वो रे को रोकना चाहता है, पर मिस्टर रोबोट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि रे कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है, पर एलियट उन लोगों की मदद करना चाहता है जिन्हें रे उन वेबसाइट के जरिए सेल कर रहा है। अब अगले दिन रे और उसके आदमी एलियट के पास आता है और उसे उठा लेता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि आरटी ने उसे सब कुछ बता दिया है, क्योंकि अब एलियट सब जान चुका है, इसलिए वो अब माइग्रेशन नहीं करेगा। इसलिए रे के लोग एलियट को बहुत मारता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एंजेला का एक्स बॉयफ्रेंड ओनली उससे एक रेस्टोरेंट में मिलता है और ओनली उससे उस सीडी के बारे में जिक्र करता है और यह भी कहता है कि अब एफबीआई वाले उसके पीछे पड़े हैं। अब इस बात से परेशान होकर वो डार्लिन से मिलती है और उसका साथ देने का फैसला करती है। खैर, अब हम देखते हैं मोबली एंजेला को एफबीआई में हैक सेटअप करना सिखा रहा होता है। वह उसे फेम2सेल नाम का एक डिवाइस दिखाता है जो एक तरह का सेल्यूलर टावर की तरह काम करता है। जब भी कोई एफबीआई का फोन फेम2सेल की रेंज में आएगा तो एलियट का मालवेयर उनके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे डार्लिन उन सबके ईमेल्स और कॉल को चेक कर पाएगी। बैकअप प्लान के लिए मोबली एंजेला को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें मिमीकैट्स नाम का एक टूल है जो सिस्टम से कनेक्ट होने के 15 सेकंड के अंदर सिस्टम के पासवर्ड को अपने में स्टोर कर लेता है। फिर अगले दिन एंजेला ई कॉर्प बिल्डिंग में एफबीआई के फ्लोर पर जाती है। वह वहां जाकर फेम2सेल को एफबीआई के नेटवर्क स्विच से कनेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ डार्लिन ई कॉर्प के पास की एक बिल्डिंग से सिग्नल डिवाइस के जरिए फेम2सेल के नेटवर्क को कैप्चर करती है, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन एंजेला फिर से वहां जाकर डिवाइस को रिकनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि अब वहां डोमिनिक मौजूद होती है और एंजेला उसे देखकर वहां से चली आती है। अब डार्लिन एंजेला को दूसरे तरीके से वाईफाई को रिकनेक्ट करने का तरीका बताती है। वो एंजेला को फेम2सेल में SSH में लॉगिन करने को कहती हैं और वहां से वायरलेस को रिकनेक्ट करती है। इस बीच रे के आदमी एलियट को हॉस्पिटल से उठाकर अपने साथ ले आते हैं। अब वहां पर एलियट मिस्टर रोबोट से फिर से टायरेल के बारे में पूछता है। मिस्टर रोबोट बताता है कि तुमने उसे मार दिया था स्क्रिप्ट रन करने के बाद, क्योंकि हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और वो किसी औरत को मारने के बारे में भी बात कर रहा था और इसलिए मजबूर होकर हमें उसे मारना पड़ा। अब ये सुनकर एलियट बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने अपने हाथों से किसी की जान ली, जबकि टायरेल को मिस्टर रॉबर्ट ने मारा था। फिर रे एलियट को साइड माइग्रेशन के लिए कहता है और वो कर देता है, लेकिन वो साइट को माइग्रेट करने के बाद साइट को टॉर नेटवर्क के साथ साथ दूसरे नेटवर्क पर भी ओपन कर देता है और उसकी वेबसाइट को 2-3 सर्च इंजन पर भी इंडेक्स कर देता है, जिससे एफबीआई को उसके बारे में पता चल जाता है। फिर एलियट रे को एक चेस गेम खेलने के लिए कहता है और रे को आइडिया लग चुका था कि एलियट ने एफबीआई वालों को उसके बारे में बता दिया है, लेकिन वह एलियट को जाने देता है। थोड़ी देर बाद एफबीआई वाले वहां पर आकर रे और उसकी गैंग को पकड़ लेते हैं। अब कुछ लोग एलियट को आके धमकाते हैं क्योंकि रे के पकड़े जाने से उनका बिजनेस बंद हो गया था और उसकी भरपाई अब एलियट को करनी होगी, पर एलियट उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर कुछ दिन बाद वो लोग उनकी बात न मानने के कारण एलियट को मारने लगते हैं। तभी लियोन वहां पहुंचकर एलियट को बचा लेता है और वो कहता है ट्यूसडे को तुम्हें एक लेटर मिलेगा और उस लेटर में जो भी लिखा होगा वह करना, और व्हाइट रोज मिले तो बता देना मैंने तुम्हें बचाया है। इसके बाद हम एलियट को अपने थेरेपिस्ट क्रिस्टा के साथ देखते हैं और यहां पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब एलियट के दिमाग में ही चल रही एक स्टोरी थी। वो अपनी मां के साथ नहीं रह रहा था, वो एक जेल में था जहां क्रिस्टा उसका इलाज कर रही थी। अब तक जिन लोगों से एलियट मिला था वह सब लोग असली थे, लेकिन जो कहानी थी वो रियल नहीं थी, वो उसके दिमाग में बनी बनाई कहानी थी। फिर डार्लिन और मोबली एफबीआई के कॉन्फ्रेंस कॉल को हैक कर लेते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो लोग सभी के फोन कॉल्स को टैप कर रहा है और एक सोसाइटी उस कॉन्फ्रेंस कॉल को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि एफबीआई उनके फोन टैप कर रहे हैं बिना उनकी परमिशन के। तभी वहां सुजैन आ जाती है क्योंकि जो भी काम वो कर रहे थे वो सुजैन के घर से ही कर रहे थे और वो सबको देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि एफ सोसाइटी के मास्क के पीछे किन किन लोगों का चेहरा छिपा है। अब डार्लिन और उसके साथी उसे पकड़कर एक जगह बांध देते हैं। फिर वो लोग सुजैन का फोन और सोशल अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ऐसा कुछ मिल सके जिससे वो सुजैन को ब्लैकमेल कर सके।
और सुजैन उनके बारे में किसी को ना बता सके। फिर डार्लिन सुजैन के पास जाती है और वो उसे बताती है वो लोग उसे ही क्यों चुना, क्योंकि जब ई कॉर्प को टॉक्सिक वेस्ट के लिए हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी और सुजैन वही थी जो ये सब देखकर वहां पर खुश हो रही थी। फिर डार्लिन गुस्से में अपना आपा खो बैठती है और सुजैन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, क्योंकि सुजैन एक हार्ट पेशेंट थी, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलियट आखिर जेल पहुंचा कैसे। दरअसल क्रिस्टा की बॉयफ्रेंड माइकल ने FBI को उसकी कंप्लेन की थी, क्योंकि एलियट ने उसकी ईमेल और बैंक अकाउंट को हैक किया था और साथ ही उसके कुत्ते को भी चुरा लिया था। फिर FBI ने उसे अरेस्ट कर लिया। जेल में एलियट का वकील उससे बोलता है, जब जज उससे पूछे कि तुम गिल्टी हो या नहीं तो तुम्हें कहना है नॉट गिल्टी। लेकिन एलियट जज के सामने ऐसा कुछ नहीं कहता और उसे जेल हो जाती है। फिर एलियट वहां रे को देखता है जो वहां पर वार्डन है, और रे का साथी पुलिस वाला है जो उसे ले जा रहा है। उसे वहां लियोन और वो सब लोग मिलते हैं जिन्हें उसने अपनी इमेजिनेशन में देखा था। खैर, अब कुछ दिनों बाद एलियट रिहा हो जाता है और जेल के बाहर उसे डार्लिन मिलती है। अब एलियट, डार्लिन और उनके साथी डार्क आर्मी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ई कॉर्प के सर्वर हैक करने के बाद से डार्क आर्मी से उनका कनेक्शन कट चुका था। एलियट डार्क आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए पॉन्ड फोन का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, पॉन्ड फोन एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग फोन है जिसका यूज सिस्टम और फोन को हैक करने के लिए किया जाता है, जिसमें 103 नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स से लेकर हैकिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं। एलियट शॉन का मोबाइल हैक करना चाहता है क्योंकि डार्क आर्मी के लीडर व्हाइट रोज के साथ काम करता है। शॉन एंड उसके लोग फेम टू सेल का एक्सेस चाहते हैं, जो एंजेला ने FBI के ऑफिस में लगाया था। अब एलियट शॉन के फोन को हैक करके उसके फोन का माइक ऑन कर देता है, जिससे वो लोग डार्क आर्मी की सारी बातें सुन सकते हैं। पर एलियट शॉन से खुद मिलकर स्टेज 2 के बारे में पूछना चाहता है और एलियट को यकीन है वो उसके बारे में उसे जरूर बताएगा। अब डार्लिन शॉन की बातें सुन रही होती है, जिसमें वो बताता है कि एलियट उसके पास आया था जहां वो स्टेज 2 के बारे में पूछ रहा था, लेकिन स्टेज 2 तो उसी का ही प्लान है। फिर टायरेल की वाइफ जोआना एलियट से मिलती है और वो बताती हैं उसे एक नंबर से कॉल आता है और उसे लगता है कि वो टायरेल है जो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब जोआना चाहती है कि एलियट किसी तरह उस लोकेशन का पता लगाएं जहां से वह कॉल आ रहा है, ताकि वह टायरेल से मिल पाए। तब एलियट सोच में पड़ जाता है कि टायरेल तो मर चुका है, तो फिर ये कॉल कौन कर रहा है। फिर एलियट फोन की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करता है। इसी बीच डोमिनिक किसी तरह से सिस्को के घर का पता लगा लेती है और कुछ ही टाइम में सिस्को और डार्लिन तक पहुंच जाती है। पर तभी दो लोग एक बाइक पर आकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रॉस फायरिंग में डोमिनिक उनमें से एक को मार देती है, लेकिन फायरिंग के दौरान सिस्को मारा जाता है। फिर हम मिस्टर रोबोट को देखते हैं, जिनके पास एक साइफर मैसेज होता है जिसे देखकर लगता है कि कोई उससे कांटेक्ट करना चाहता है। उसे डिकोड करने पर पता चलता है कि वो एक फोन नंबर है। उस फोन नंबर पे कॉल करने पर एक आदमी बोलता है, बाहर एक कैब दिखेगी, उसमें बैठ जाना। एलियट कार में बैठ जाता है और उसे वहां टायरेल मिलता है। एलियट को विश्वास नहीं होता कि टायरेल अभी भी जिंदा है, क्योंकि मिस्टर रोबोट ने तो कहा था कि टायरेल मर चुका है। टायरेल उसे एक जगह ले जाता है और उसे बताता है ई कॉर्प इतने बड़े अटैक के बाद भी इसलिए सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि उनके पास ऑफलाइन डेटा अभी भी मौजूद है, यानी सारा डेटा अभी भी उनके पास पेपर में है। अब ई कॉर्प डेटाबेस को फिर से रिबिल्ड करने के लिए दुनिया भर से सारे रिकॉर्ड पेपर को एक जगह लेकर आ रहा है। अब उनका प्लान है कि एलियट के मैलवेयर से उस बिल्डिंग को तबाह कर देना, जिससे ई कॉर्प पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर एलियट ये सब नहीं जानता था और बिल्डिंग के तबाह होने से उसमें काम करने वाले लोगों की भी जान जा सकती है। इसलिए वो उस मालवेयर को डिलीट करने की कोशिश करता है, पर टायरेल उसे रोकता है। लेकिन एलियट नहीं मानता, इसलिए मजबूरी में टायरेल एलियट को गोली मार देता है और यहां हो जाता है सीजन 2 का दी एंड। तो दोस्तों, मिस्टर रोबोट का ये सीजन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मिस्टर रोबोट के अगले सीजन में।